संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सरोकार। मैं कमलेश सिंह चाणक्य सीरीज के वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं वीडियोज़ पर, वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मनोबल बढ़ा है। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, मैं पिछले 3 दिनों से डेली आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ चाणक्य सीरीज के माध्यम से। आशा करता हूँ जिस प्रकार आप लोगों ने 1-2 दिन से चैनल को प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आप चाणक्य सीरीज को पसंद कर रहे हैं, इसी प्रकार अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, अधिगम नियोगिता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए, व्यवहार रेटिंग स्केल, बी, संरचित व्यवहार परक अवलोकन, सी, व्यक्ति यानी कि केस स्टडी, केस अध्ययन, डी, घटनावृत अभिलेख यानी कि वास्तविक रिकॉर्ड। पहले इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केस अध्ययन यानी कि व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी हम जिसको कहते हैं। दोस्तों, केस स्टडी में क्या होता है? केस स्टडी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ज़रा लाइट चली गई थी हमारी। तो इसका सही जो आंसर है प्रश्न नंबर 1 का, वो है सी, व्यक्ति यानी कि केस अध्ययन। ठीक है। तो केस अध्ययन में क्या होता है कि बच्चे का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण उसकी जो भी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाए। या कह सकते हैं कि बच्चे की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, अधिगम नियोगिता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए इस पद्धति का यूज करते हैं। ठीक। और घटनावृत्त में यानी कि वास्तविक रिकॉर्ड, इसके अंतर्गत विद्यालय में होने वाली घटनाएं, जैसे शिक्षक बच्चों को कहीं घूमने ले गए और वापस आकर बच्चों से पूछा कि बच्चों आपने कल क्या देखा, उस पर एक निबंध लिखो। ठीक है, ये है घटनावृत्त। ठीक, इसमें अध्यापक भी उस पर निबंध लिखता है। ठीक, यानी कि अध्यापक भी ऐसी घटनाओं में, अध्यापक भी क्या होता है, ये घटनाएं, या फिर कह सकते हैं कि ये घटनाएं अध्यापक पर भी लागू होती हैं। ठीक है, ये है घटनावृत्त। और व्यवहार रेटिंग स्केल, इसमें बच्चों के गुण या विशेषताओं का पता लगाया जाता है, इसके लिए व्यवहार रेटिंग स्केल अपनाते हैं। ठीक। और संरचित व्यवहार परक अवलोकन, या इसको हम संचित अभिलेख भी बोल सकते हैं, इसमें बालक की हर एक गतिविधि जो सामान्य से हटकर है, उसने यानी कि जो भी गतिविधि की जो सामान्य से हटकर है, वो संचित व्यवहार अभिलेख में आएगा। ठीक है। जैसे कोई अपराधी बालक समाज में कोई अपराध करता है, उस बालक की जानकारी हेतु पुलिस स्कूल में भी आ सकती है। ठीक है। और उस बालक की जो रिपोर्ट वह देखती है, यानी कि पुलिस जो देखती है, उसे हम कहते हैं संचित अभिलेख या संरचित व्यवहार परक अवलोकन। वो देखेगी, संचित अभिलेख को देखेगी, इसको हम संचित अभिलेख लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, संचित अभिलेख। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है, इसका श्रेय किसको जाता है? ए ऑप्शन है पियाजे, बी पावलोव, सी कोहलबर्ग, डी स्किनर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियाजे महोदय
ने बताया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, दमन और दलन में मुख्य अंतर यह है कि, यानी कि दमन और दलन में क्या अंतर है, ये पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। चलिए डी ऑप्शन थोड़ा आप नहीं आ रहा होगा पूरा, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। सही आंसर है सी, दमन अचेतन स्तर पर होता है जबकि दलन चेतन स्तर पर होता है। ठीक है। और दमन को आप एक चीज़ ये भी समझ लीजिएगा, दलन को ही हम शमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शमन। ठीक है। तो अचेतन स्तर पर जो चीज़ दबी हुई होती हैं उसको हम बोलते हैं दमन, और जो चेतन स्तर पर होती हैं वो होती है हमारी दलन। प्रश्न नंबर 4, कुसुमायोजित में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं। ए शारीरिक एवं मानसिक, बी मानसिक एवं व्यवहारिक, सी व्यवहारिक एवं शारीरिक, डी व्यवहारिक एवं सामाजिक। सही आंसर होगा शारीरिक एवं मानसिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कुसुमायोजित बालकों के एक प्रकार से हम टाइप से हैं। ठीक है। शारीरिक यानी कि जो शारीरिक रूप से, जैसे विकलांग, शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं, विकलांग वगैरह होते हैं, कुछ कुंठा वगैरह उनमें भर जाती है, तो इस टाइप से वो कुसुमायोजित बच्चों के टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक है। और मानसिक रूप से विकृति जो होती है वो तो कुसुमायोजित है ही है। ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? ए क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, बी यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, सी त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, डी यहाँ रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। क्रियात्मक शोध क्या होता है? क्रियात्मक शोध होता है जैसे विद्यालय स्तर पर टीचर, प्रधानाध्यापक या फिर स्कूल प्रबंधन, उसके द्वारा जो त्वरित कार्य जो करता है। ठीक है। त्वरित जो कोई समस्याएं आ जाती हैं उस पर जो शोध करता है उसको हम कहते हैं क्रियात्मक शोध। ठीक है। और एक होता है मौलिक शोध। ठीक। मौलिक शोध सभी जगह पर वो सिद्धांत, जैसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ये क्रियात्मक शोध नहीं करता है बल्कि ये करता है यहाँ पर क्या, मौलिक शोध। ठीक है। मौलिक शोध जो होता है वो सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यानी कि सिद्धांत निर्माण मतलब है कि जो सभी जगहों पर जिसको उभारा जा सकता है, जिसको लागू किया जा सकता है। ठीक है। और जो क्रियात्मक शोध होता है वो जिस विद्यालय समिति या जिस विद्यालय ने अपनाया है, जिस अध्यापक ने अपनाया है, वो अपने स्कूल, अपने विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के लिए ही कर सकता है। ठीक है। वो सभी जगह उसको इम्प्लीमेंट करना आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 6, NCF 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। बच्चे फेल नहीं होते हैं बल्कि स्कूल की जो फेल होते हैं तो स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। ये NCF 2005 क्या ये कहता है? अगर कहता है तो इससे आप क्या सहमत हैं? कहता है ये सहमत हैं आप, या बी दृढ़ता से संबंध हैं सहमत हैं, या सी असहमत हैं, या डी बिल्कुल असहमत? इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ता से सहमत हैं। दृढ़ता मतलब ये है कि पूर्णतः सहमत हैं, जैसे ऑप्शन पूर्णतः भी दे सकता है और दृढ़ता से सहमत हैं, ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो NCF 2005 ने कहा है कि बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो मतलब स्कूल की विफलता है भाई ये। ठीक है। आप लोगों को बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
ये चीज़ है, ठीक। तो बिल्कुल हम वही पूर्णतः सहमत हैं इस बात पर। प्रश्न नंबर 7, छात्रों को बोलने, पढ़ने में लिखने का अभ्यास कराना इस सिद्धांत का कार्य है। पहले इसका सही आंसर बता देते हैं। सही आंसर होगा बी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए, बोलने पढ़ने में लिखने का अभ्यास करा रहे हैं, यानी कि कोई क्रिएटिविटी हो रही है, कुछ न कुछ काम हो रहा है, कुछ न कुछ एक्टिविटी ज़रूर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर एक्टिविटी हो रही है तो वो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, इकाई योजना आधारित नहीं होती है। ए प्रस्तावना, बी उद्देश्य कथन, सी प्रस्तुतिकरण, डी मूल्यांकन। तो इकाई योजना आधारित होती है भाई, मूल्यांकन से तो होती है। प्रस्तुतिकरण तो होता ही है इकाई योजना में, उद्देश्य कथन भी होता है, लेकिन प्रस्तावना नहीं होता है, ठीक है। प्रस्तावना होता है आपका जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है, लेसन प्लान में, ठीक है, लेसन प्लान, तो वहाँ पर होता है प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9, कट लेविन किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ए सामाजिक मानक, बी समूह गतिकी, सी मनोवृत्ति, डी रूढ़ियुक्तियाँ। जी, बी आंसर इसका सही है, समूह गतिकी के लिए। कट लेविन का क्षेत्रवाद सिद्धांत, आप उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं। ए ऑप्शन है छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश, बी पाठशाला छात्र और शिक्षक, सी छात्र पाठशाला ज्ञानार्जन, डी अध्यापक छात्र ज्ञान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने इसका आंसर बता दिया समझ लो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है वो, ठीक है। 29, 30 नंबर 30 में से कहीं नहीं गए उसके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी यहाँ पर, ठीक है। छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश इसका सही आंसर होगा। एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा था आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसमें जो तीसरा ध्रुव था वो क्या बताया था? वो बताया था आपका क्या? पाठ्यक्रम, ठीक है। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात नहीं हो रही बल्कि पाठशाला दिया है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो पाठशाला यानी कि कोई एक निश्चित परिवेश, ठीक है। अब शिक्षा एक निश्चित परिवेश में तो नहीं हो सकता है ना, सामाजिक परिवेश मतलब कि खुला एरिया है, पूरा सामाजिक परिवेश है, ठीक है। तो इसलिए छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ए समस्या समाधान, बी प्रयोग करना, सी साभिप्राय व्यवहार, डी वस्तु स्थायित्व। वस्तुएं ढूंढ निकालना, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना, ठीक है। तो ये वस्तु स्थायित्व की ओर इशारा करता है नहीं। अगर वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालने में सक्षम हो गया है तो क्या इस वस्तु स्थायित्व को जानता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, युक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? ए एक निराशावादी विचार, बी एक आशावादी विचार, सी एक श्रेष्ठतम विचार, डी एक मूर्खतापूर्ण विचार। जैसे हम कहते नहीं कोई बातों में कि अरे यार छोड़ो, ये क्या तब की क्यों सोच रहे हो यार, तब की तब सोची जाएगी, ठीक। तो क्या है, एक निराशावादी विचार है या एक आशावादी विचार है, एक श्रेष्ठतम विचार है या एक मूर्खतापूर्ण विचार है? तो जहाँ तक मेरा मानना है और आयोग का मानना होगा वो होगा आंसर नंबर डी, एक मूर्खतापूर्ण विचार, ठीक है। तब की तब सोची जाएगी, एक आशावादी तो नहीं हो सकता, कई लोग आशावादी में भी जा रहे होंगे, लेकिन आशावादी क्या होता है कि हम जो होगा उसके लिए एक आशावादी मतलब कि
हम ये सोचें कि यार चलो जो भी होगा तो अच्छा ही होगा, ठीक है, वो है एक आशावादी। निराशावादी भी नहीं हो सकता कि हम जो भी होगा बस गलत ही होगा, अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा, वो होता है निराशावादी विचार। श्रेष्ठतम विचार, अब तब की तब सोची जाएगी कोई अच्छी विचार है, अच्छा विचार है क्या ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता श्रेष्ठतम विचार। तो ये तीनों तो बिल्कुल गए। एक मूर्खतापूर्ण विचार है कि तब की तब सोची जाएगी, अरे तब की तब क्या सोची जाएगी है, ये तो बिल्कुल एक मूर्खतापूर्ण विचार। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। ए विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, बी दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, सी तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, डी उपरोक्त सभी। बताइए, आपने अपना आंसर बता दिया होगा। उपरोक्त सभी तो नहीं है इसमें, उपरोक्त सभी नहीं है। अब बताइए तीन में से कौन सा सही है। विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, क्या आप विज्ञान की शिक्षा के द्वारा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाह रहे हैं? अब विज्ञान की शिक्षा दोगे तो क्या बच्चा विद्वान होगा? हैं, विद्वान थोड़ा ना बनाना है उसको, हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है उसके। ठीक है, तो दर्शन एवं मनोविज्ञान के दर्शन, वो तो ये तो बिल्कुल गया। सी तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। अगर तर्कसंगत विचारों का प्रस्तुतिकरण अगर हम बच्चे को देंगे, ठीक है, तो उससे उसका क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा। तो ये सी ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्न में से दृश्य सहायक सामग्री है। टेलीविज़न, चलचित्र, फिल्में, स्ट्रिप्स, डी नाटक। बताइए क्या ऑप्शन है। देखिए टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन दृश्य श्रव्य सामग्री है। ठीक है, इसमें दृश्य दिखता भी है और श्रव्य यानी कि सुनाई भी देता है। तो ये टेलीविज़न दृश्य श्रव्य सामग्री है, न कि दृश्य सहायक सामग्री। चलचित्र यानी कि चित्र भी दिखते हैं हमें, चल यानी कि चलते भी हैं, है नी, और वो क्या करते हैं, उसमें आवाज़ भी होती है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। सी फिल्म स्ट्रिप्स, डी नाटक। नाटक तो हम जानते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री है भाई, फिल्म स्ट्रिप्स इसका सही आंसर है। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स क्या है, एक दृश्य सहायक सामग्री है, और एक स्लाइड भी वो होता है, स्लाइड भी एक दृश्य सहायक सामग्री है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों आपको प्रश्न ये कैसे लगे, ठीक है, और वीडियो कैसी लगी, इसमें इस बारे में ज़रूर बताना, जैसे पिछली वीडियो में आप लोग बता रहे थे। ठीक है, और अच्छी लगती हैं वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट रह सकूं और आगे से और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा अधिगम वक्र जे आकार का प्राप्त होता है? हम लोगों ने एस आकार, एस वक्र ये सुना है नी, सबसे उत्तम टाइप्स का वक्र होता है। ठीक है, जिसे हम मिश्रित वक्र भी बोलते हैं एस वाले को। तो मिश्रित तो नहीं होगा, ये तो एस वक्र होता है। अब एक है सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र एक सरल रेखा में, ठीक, और एक है सी उन्नतोदर और डी है नतोदर। बताइए, ये जो प्रश्न लिया है मैंने, ये लिया है मैंने अधिगम पठार से, जिसको, ठीक है, अधिगम पठार, अधिगम पठार आप समझते होंगे। अधिगम पठार क्या होता है? अधिगम पठार होता है सीखते समय या फिर जब हम अधिगम करते हैं उस समय जब हमारी सीखने की गति अचानक रुक जाती है, उसको कहते हैं अधिगम पठार। ठीक है, अब बताइए, इसका सही आंसर होगा नतोदर। नतोदर वक्र को हम जे आकार का वक्र भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अधिगम वक्र के प्रकार कितने होते हैं? अधिगम वक्र के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 होता है सरल रेखीय वक्र, ठीक है, दूसरा होता है उन्नतोदर वक्र, और तीसरा होता है नतोदर वक्र, और चौथा होता है सभी का ये मिश्रित वक्र। आ गया समझ में?
ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।